देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग का पार्टनरशिप तो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। डेथ का ये जो टेस्ट योर नॉलेज वाला पार्ट है ये बाकी था, तो ये हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे भी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहले ये कुछ एमसीक्यूज है यहाँ पर, ट्रू फॉल्स बेसिस, जो कि नॉलेज के लिए है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहा है, तुम लोग मुझे बताओ कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप comes to an end on death of a partner। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है। क्या होगा ये? फॉल्स। लीगल हायर ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्टनर इन द फर्म। जो लीगल हेयर है वो क्या ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर हो जाता है? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, कभी नहीं होता है, ठीक है। जो लीगल हेयर है वो कैसे नॉमिनी के तरह होता है, उसको जो डिजीज्ड पार्टनर है उसका जो भी पोर्शन होता है वो मिल जाता है, लाइक गुडविल हो गया या फिर जो भी कैपिटल वगैरह है वो मिलेगा, ठीक है। ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रेडी करते हैं वहां पर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। ट्रू। हाँ ट्रू है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ओपन करते ही हैं, चाहे एडमिशन हो, चाहे डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा ओपन होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखो, एनी रिजर्व अपियरिंग इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर कोई भी रिजर्व दिख रहा है ऑन द डेट ऑफ ए पार्टनर, जिस दिन कोई पार्टनर का डेथ हुआ है उस दिन अगर बैलेंस शीट में एनी काइंड ऑफ रिजर्व अपियर कर रहा है, इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो ये क्या होगा? क्या ये ट्रू है ना? जितने भी पार्टनर है सभी को मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एनी काइंड ऑफ रिजर्व हो गया, एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट हो गया, अगर बैलेंस शीट में पहले से ही है, चाहे वो एडमिशन टाइम पे हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। लीगल हेयर ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। बोल रहा है कि जो लीगल हेयर है उसको डिजीज्ड पार्टनर का सिर्फ कैपिटल मिलेगा, कैपिटल का बैलेंस मिलेगा। फॉल्स। फॉल्स। सब चीज मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो कैपिटल तो मिलेगा ही, वो तो रहता ही है, उसके साथ साथ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। गुडविल मिल जाता है, और अगर कोई रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस है वो मिलेगा, अगर कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मिलेगा, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब अगर पहले से डीड में मेंशन है तो ही मिलता है, अदरवाइज तो नहीं मिलता है। तो जो भी एक रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है वो सारा चीज ही लीगल हेयर को मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ कैपिटल मिलेगा। ये पॉइंट गलत है, ठीक है। अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो गुडविल एडजस्ट नहीं किया जाता है। बोलो। मैम फॉल्स। फॉल्स। करेक्ट। फॉल्स होगा, ठीक है। गुडविल ऑलवेज एडजस्ट होता है जब भी रिकंस्टिट्यूट होता है पार्टनरशिप फॉर्म, ड्यू टू एडमिशन, ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू डेथ, और ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब पीछे देखते हैं, 7 है। हाँ है। अच्छा, on death of a partner continuing partners can agree to change their capital contribution and profit sharing ratio। बोल रहा है अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर हो सकते हैं उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें चेंज करने के लिए एग्री हो सकते हैं। क्या ये पॉइंट सही है कि गलत? ट्रू। ट्रू। हो सकता है ना, जैसे हम लोग को कैसा क्वेश्चन रहता है इस रिगार्डिंग की, कैपिटल को वो लोग प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं, मतलब कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या फिर बोल दिया गया कि टोटल कैपिटल 3 लाख रखेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन था तुम लोगों का। और 3 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है। अब पहले जो रेशियो था अभी वो रेशियो चेंज हो जाएगा, ऐसा सब उनमें एग्रीमेंट हो सकता है। इसीलिए देखो क्या लिखा है, कैन एग्री, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। अब मतलब जो बचे हुए पार्टनर है वो सभी एग्री होंगे तभी जो है एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद
नेक्स्ट, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द फर्म्स गेट सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, इसका अच्छे से पढ़ के आंसर तो बोल रहा है कि ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर द फर्म गेट सरेंडर वैल्यू। False. फॉल्स। क्या मिलता है बोलो? सरेंडर वैल्यू तो नहीं मिलता है, क्या मिलेगा फिर? Full value. हाँ, पूरा पॉलिसी वैल्यू ही मिल जाएगा। ठीक है, फुल वैल्यू, पूरा पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। और 9th नंबर है, ओनली लीगल हेयर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बोल रहा है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर किया हुआ है, और लीगल हेयर का बात तभी आता है अगर किसी का डेथ हो गया, तभी डिजीज पार्टनर को डिजीज पार्टनर बोला गया है। तो अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके लीगल हेयर को ही सिर्फ मिलता है जेएलपी का अमाउंट। क्या लगता है बोलो, ये सही है कि गलत? हाँ बोलो, बात ना कट गया थोड़ा सा, आवाज नहीं आई। Ma'am, false. हाँ फॉल्स होगा। हाँ जो सभी को partnership मिलता है। हाँ बोलो। डिस्ट्रीब्यूट होता है मैम। हाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी को मिलेगा, है ना, जितने भी पार्टनर है सभी को मिलता है। अब डिपेंड करता है कि जेएलपी एज एन एक्सपेंस था कि नहीं, जेएलपी एज एन क्या बोलते हैं उसे, एज एन एसेट था या फिर एसेट लायबिलिटी था, उसका डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर डेथ हो जाता है तो पूरा पॉलिसी वैल्यू मिल जाता है, तो वो सभी को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। लेकिन सेपरेट होने से ऐसा नहीं होता है। सेपरेट होने से क्या होता है, सेपरेट होने से उसका सरेंडर वैल्यू के हिसाब से होता है। ठीक है, सेपरेट होने से, ये बोला है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एमसीक्यू है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द डेड पार्टनर शेयर इन। बोल रहा है देखो, अगर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, प्रॉपर एग्रीमेंट मींस यहाँ पर वो पार्टनरशिप डीड का बात हो रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है कि अगर रिटायरमेंट हो तो क्या होगा, डेथ हो तो क्या होगा, एडमिशन हो तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग डेथ पढ़ रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर मतलब जो नॉमिनी या लीगल हायर है, ठीक है, इज एंटाइटल्ड टू द डेट पार्टनर शेयर, उसको डेट पार्टनर्स के शेयर्स का क्या क्या मिलेगा, प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट बोला है कैपिटल, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटीज। सी पॉइंट में बोला है कैपिटल, प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, जेएलपी मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटीज। बोलो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सोच के बताओ, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बाकी क्यों गलत है वो बता देते हैं। देखो ए भी सही है, प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल मिलेगा, जेएलपी मिलेगा, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटी, वो सी में भी है। देखो प्रॉफिट टिल डेट, ठीक है, गुडविल, जेएलपी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटी, बस वहां पर कैपिटल नहीं था, वहां पर कैपिटल नहीं दिया था। कैपिटल भी मिलता है तो कैपिटल यहाँ पर ऐड है, इसीलिए ये ज्यादा सही है। ये भी सही है बट यहाँ पर जो डेटा है वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है कैपिटल वाला, तो ऑप्शन सी को ही हमें आंसर सही बताना है। अब बी क्यों नहीं होगा? बी में गलत क्या है बोल सकते हो? बी में गलत क्या है, कौन सा पॉइंट गलत है? बी क्यों नहीं होगा? मैम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हाँ होना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अगर डीड नहीं बना हुआ है तो ये कभी नहीं मिलता है। ठीक है, इस वजह से बी पॉइंट नहीं होगा, ए पॉइंट हो जाता आंसर अगर यहाँ पर भी कुछ गलत रहता तो। ठीक है, लेकिन कैपिटल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर ऑप्शन है तो हम लोग सी को ही टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है देखो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। firms has a joint life policy of 1,20,000, ठीक है, जेएलपी है इनका 1,20,000 एंड द बैलेंस शीट इट इज अपेयरिंग एट सरेंडर वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में जेएलपी अपेयर कर रहा है। ठीक है, जेएलपी
अपियर कर रहा है, सरेंडर वैल्यू पे अपियर करता है, जो वैल्यू रहता है वो सरेंडर वैल्यू रहता है, कितना है 20,000 पे अपियर कर रहा है। ऑन द डेथ ऑफ ए, अगर ए का डेथ हो जाता है, हाउ दिस जेएलपी विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर, तो तीनों में जेएलपी का अमाउंट कैसे बटेगा, पहले तो ये बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मतलब कितना कितना पर हेड मिलेगा। 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर सरेंडर वैल्यू हम लोगों का जितना है अपियर कर रहा है बैलेंस शीट में, उतना ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मैंने लॉजिक भी बताया था। इसीलिए अगर सरेंडर वैल्यू जो है रिसीविंग अमाउंट से सरेंडर वैल्यू इक्वल है तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है, अगर ज्यादा है जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कौन से रेशियो में होगा, जो उनका पीएसआर होगा, तो 2:1:1, तो 1 लाख बाई 4 कितना होता है, 1 लाख बाई 4, 25,000 इंटू 2 यानी 50,000, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी 1:1 है, ये 50 है तो बाकी 25, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 2 का, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर जे एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:4. D died on 30th June 2020. It was decided to value the goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. तो goodwill कैसे कैलकुलेट होगा, goodwill कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का साइन होता है पाई, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है कितना 3, ठीक है 3। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट 5 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ये सारा अमाउंट जो है हमें टोटल करना पड़ेगा, ये रहा, ये सब टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करके देखो कितना होता है, 29,600, 28,700, 28,900, 24,000 और 26,800। तो ये सारा अमाउंट टोटल करके आ रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 1,38,000 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, 27,600, ठीक है, 27,600 इंटू 3 करेंगे तो गुडविल मिल जाएगा 82,800। गुडविल तक मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब डी का शेयर कितना होगा, आर जे डी, डी का शेयर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो रहा है 4 + 5 9, 9 और 7 16 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4, 20,700, मतलब ऑप्शन ए होगा, ठीक है, 20,700 होगा, इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब ये वाला ना डेटा रहने देते, यहाँ पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखते ये डेटा यूज होगा कि नहीं, जैसे 1,38,000 था ना, तो ये रहने देते, हम तुम लोगों से पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर जे एंड डी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 7:5:4. D died on 30th June and profits for the accounting year 1920 24,000. How much share in the profits for the period 1st April 20 to 30th June 2020 will be credited to D's account? सेम क्वेश्चन है, 3 पार्टनर थे आर जे और डी, रेशियो था 7:5:4, डी का डेथ हुआ है 30th जून 2020 को, हम लोगों को 1920 यानी बिफोर नहीं, जिस ईयर ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर डेथ हुआ है, क्योंकि 30th जून को डेथ हुआ है ना, तो उस जिस ईयर को डेथ हुआ है उस ईयर का पूरा प्रॉफिट दिया है 1920 का, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि, या फिर हो सकता है, ये देखो ये दिसंबर का तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 1920 मतलब अप्रैल टू मार्च वाला ही कंसेप्ट है अकाउंटिंग ईयर का। अब बोल रहा है कितना प्रॉफिट इनको क्रेडिट करना है डी के अकाउंट में, ठीक है, तो बताओ कितना होगा आंसर इसका। ये सब डेटा का कोई काम तो है नहीं, फिर भी हम हटा देते, इसका कोई काम नहीं है, बोलो क्या होगा आंसर, तुम लोग कैलकुलेट करो। बोलो।
क्या करना पड़ता है अगर हमें नहीं दिया हुआ है कि मतलब कैसे करके प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो हम लोग दो तरह से कर सकते थे ना, एक सेल्स का वैल्यू यूज करके और एक हम लोग कर सकते थे कि प्रॉफिट को यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर मान लेंगे और उस हिसाब से जितने मंथ का होगा उतने मंथ का कैलकुलेट करके बता देंगे, जितना उस पीरियड का प्रॉफिट हो रहा है उसमें डी का या फिर जो भी डिजीज पार्टनर है उसका जो मतलब शेयर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ क्या होगा। ये पूरे पीरियड पर का हाँ बोलो। 1500 हाँ। हाँ 1500 अच्छा, फोर का हाँ ठीक है 1500 ही होगा। गुड इवनिंग अर्पिता। गुड इवनिंग मैम। 1500 ही होगा ठीक है। देखो 24,000 थ्रू आउट द ईयर है, ठीक है, ये पूरे ईयर का बता दिया, यानी 24,000 है 12 मंथ्स का, ठीक है। और जो हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है, क्योंकि जो डिजीज पार्टनर है उसने कब तक सर्विस दिया, 30 जून 20 तक, 30 जून 20 तक, ठीक है। तो 30 जून 20, तो ये हो जाता है 6 मंथ्स हो रहा है क्या, अप्रैल मई जून नहीं 3 मंथ्स हो रहा है, ठीक है 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 और ये हो गया 6,000, ठीक है 6,000, ये इस पीरियड का प्रॉफिट हो गया, इस पीरियड का प्रॉफिट 6,000। लेकिन ये तो सभी का कंट्रीब्यूशन है, आर प्लस जे प्लस डी, इसमें डी का कंट्रीब्यूशन इंटू 4 बाई कितना था हो रहा था, ये हो रहा था 16, ठीक है 4/16, मतलब 6,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16, देखो 1500 हो जाएगा, 1500 आंसर, इसीलिए 1500 होगा, ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, कब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव, बोलो। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द, ऐसा तो मैंने बार बार अभी कितना बार बोला है ना, एडमिशन पे, रिटायरमेंट में, अगर सिर्फ रेशियो ही चेंज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, if three partners ABC are sharing profit as 5:3:2, then on the death of a partner A का डेथ हो गया है, ठीक है, how much B and C will pay to A's executor on account of goodwill, गुडविल के लिए कितना पे करना पड़ेगा B and C को, A के एग्जीक्यूटर को। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। तुम लोग बताओ, ऐसा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके देखा था, तुम लोग बताओ कौन सा आंसर होगा, फिर हम करके दिखा देंगे, ठीक है, अगर किसी का नहीं होगा तो हम करके बता देंगे। 2 मिनट देते, करके बताओ, कैलकुलेटर में फटाफट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा आंसर। नहीं हुआ अभी तो। मैम सी। ऑप्शन सी,
सही है, ऑप्शन सी होगा। देखो हम लोग को क्या करना है, पहले प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि गुडविल पहले कैलकुलेट करेंगे तब तो पता चलेगा कि गुडविल में कितना अमाउंट जो है डिजीज्ड पार्टनर का है। तो टोटल गुडविल कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितने साल का बोला है, देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, ठीक है 3 इयर्स, तो 3,29,000 प्लस 3,46,000 प्लस 4,05,000, तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3, 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया 3,60,000। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 3, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है, 3 कर दी, 7,20,000, ठीक है 7,20,000। इसमें ए का कितना होगा, गुडविल का हिस्सा जितना उसका रेशियो है 5/10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, यानी ए शेयर 3,60,000, ए शेयर 3,60,000। अब ये 3,60,000 कौन देगा, बी और सी देगा, ठीक है। अब देखो बी सी कैसे देगा, जितना इनका गेनिंग रेशियो होगा, तो इनका मतलब बी और सी आफ्टर ए कैसे अपना बिजनेस में अपना रेशियो रखेंगे, उसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अलग से नहीं दिया है। इसका मतलब जो गेनिंग रेशियो है वो क्या होता है, ओल्ड रेशियो इक्वल टू ही गेनिंग हो जाता है, यानी 3/5 और 2/5 में चेक करेंगे। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 72,000 इंटू 3, 72,000 इंटू 3 और 72,000 इंटू 2, 72,000 इंटू 3, 2,16,000 और 72,000 इंटू 2, 1,44,000, ठीक है। क्योंकि अगर हमें कंटिन्यू पार्टनर किस रेशियो में शेयर कर रहा है ये अगर नहीं बताए, तो जो गेनिंग रेशियो है वही हम लोगों का, सॉरी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी और एक चीज भी करके देख सकते हो, 3,60,000 अब वो हमेशा वैसे आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ये हम बोल नहीं सकते कि हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे देखो ये दोनों को टोटल करने से 3,60,000 आ रहा है, इसको भी टोटल करने से 3,60,000 आ रहा है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि किसका कौन सा रेशियो है ना। अगर बाई चांस ये टिक कर दे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जिसका पहले अमाउंट होता है उसका पहले लिखा जाता है आंसर में, है ना। तो बी एंड सी है तो बी एंड सी के हिसाब से ही आंसर होगा ये भी, लेकिन टोटल करने से 3, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का अमाउंट टोटल 3,60,000 हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जिसे पेमेंट करना है ए को उसे तो टोटल 3,60,000 करना है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन टोटल 3,60,000 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है, तो कंफर्म ए तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं, और बाकी बी और सी में अगर रेशियो समझ जाते हो कि 3:2 होगा, 3 इज द बिगर अमाउंट, तो ये वाला जो है 3:2 है, तो ये 3/5 और 2/5 हो रहा है ना, तो ये वाला बिगर अमाउंट है, तो ये देखो ये वाला बिगर अमाउंट है 3/5, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये दोनों टोटल करने से होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, देखते हैं। 244 और 216, ये 4,60,000 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये 3,60,000 नहीं हो रहा है, मुझे लगा ये भी 3,60,000 हो रहा है, नहीं ये 3,60,000 नहीं हो रहा है, तो ये कंफर्म ये दो तो नहीं हो रहा है, ये आंसर होगा। ये शॉर्टकट में तभी कर सकते हैं अगर दो दो ऑप्शन ऐसा हो कि 3,60,000 है, जैसे मान लो ये अगर 2,16,000 और यहाँ पर 1,44,000 दे देता है, तब सॉरी ये अगर मान लो ऐसा ऑप्शन कुछ रह जाता है, जैसे कि 1,44,000 आगे आ गया और पीछे है 2,16,000 और उस पर तुम लोग टिक कर देते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसका जो शेयर है उस हिसाब से आंसर देना चाहिए। अच्छा अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर एज एट 31 December 2019 वेयर एज अंडर, वाज एज अंडर, ठीक है। ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल, सीड प्लांट फ्लावर, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एट बैंक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है 5/10, 3/10, 2/10, मतलब 5:3:2, सबका बेस इक्वल है, तो हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। On 1st of May 2020 plant died. It was agreed that plant का डेथ हो गया है, और क्या क्या बोला गया था डीड में, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ये रहा लास्ट 4 इयर्स का हम लोग प्रॉफिट का एवरेज करेंगे, फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे।
द डिजीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बेसिस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा डिजीज्ड पार्टनर को। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, डेथ हुआ है 20 में, ठीक है, इनका दिसंबर के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर चलता है, यानी कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, तो 2019 ही प्रीवियस ईयर होगा। 1 मई 2020 में जो है डेथ हो गया, तो कितने दिन बाद हुआ, दिसंबर में इनका एक बैलेंस शीट बन चुका था, उसके बाद जैन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ्स होगा, क्योंकि 1 मई को डेथ हुआ है, तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जब जो ईयर स्टार्ट हुआ था उसमें 4 मंथ्स इन्होंने कंटिन्यू सर्विस रखा, उसके बाद इनका डेथ हुआ है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट किया जाएगा, यानी रिवैल्यूएशन पे चला जाएगा, ये 10% डिक्रीज हुआ है, एसेट रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा। बिल 1000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस, मतलब बिल से पैसा रिकवर नहीं होगा, बिल से जो पेमेंट मिलने वाला था वो नहीं होगा, ठीक है। दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल, लेकिन ये सब गुडविल में इसका इफेक्ट नहीं दिखाना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है कि गुडविल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वैसे भी हमें प्रॉफिट बता दिया है, मतलब ये इसीलिए बोल रहा है, जैसे देखो अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो प्रॉफिट में जाता है ना, टू डेप्रिसिएशन बोल के, तो कहीं हम लोग प्रॉफिट को ना कम कर दे, ठीक है। ये बिल्स जो है, बिल्स अगर जो लॉस हुआ है इसे हम लोग बैड डेट भी तो बोल सकते हैं ना, बिल लॉस हो रहा है मतलब डेटर पेमेंट नहीं करेगा जिन पे हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ किया था, तो ये सब जो है पीएल को इफेक्ट नहीं करेगा, तो गुडविल को भी इफेक्ट नहीं करेगा। ए सम ऑफ 7,750 वाज टू बी पेड इमीडिएटली, जो भी पेमेंट करना है प्लांट को उसमें से 7,750 पे कर देंगे इमीडिएटली। बैलेंस कुछ बचेगा, मतलब 7,750 से ज्यादा ही मिलने वाला है, जो भी बैलेंस बचेगा was to remain as a लोन रख दिया जाएगा with the firm at 9% per annum as interest, ठीक है, लोन रख दिया जाएगा 9% per annum इंटरेस्ट के साथ। सीड एंड फ्लावर agreed to share profit and loss in the future ratio of 3:2। अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो मैंडेटरी है कैलकुलेट करना, क्योंकि न्यू रेशियो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका क्या होगा ये हमें बता दिया है, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोला है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के लिए हम ये 2 पेज रख देते हैं, यहाँ से वर्किंग नोट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक वर्किंग नोट नहीं करेंगे हम लोग तब तक कैलकुलेशन नहीं होगा। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि गेन होगा कि सैक्रिफाइस वो तो देखना पड़ेगा। नॉर्मली गेन होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में तो सैक्रिफाइस भी हो जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो पार्टनर कौन कौन है, सीड प्लांट फ्लावर। ओल्ड न्यू, अच्छा, ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो है 3:2, सीड और फ्लावर का 3:2, 3/5 और 2/5। अब चेक करते हैं यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है। न्यू माइनस ओल्ड कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली गेन आता है 5/10, 6 - 5, तो ये आ गया 1/10, 2/5। अब ये क्या है, गेन है, ठीक है, ये गेन है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला वैल्यू पहले लिया था जो कि अभी करेंटली है, जो पॉजिटिव आया, तो 3/5 - 5/10 में 3/5 अमाउंट ज्यादा है, तभी पॉजिटिव आंसर आया, मतलब न्यू अमाउंट ज्यादा है कंपेयर टू ओल्ड अमाउंट, तो इसका मतलब गेन हुआ है। 2/5 - 2/10, 10, 5 2 सा 10, 2 2 सा 4, और ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10, 1, 1 इंटू 2, 2 हो गया, ठीक है। तो 2, 4 - 2 मतलब 2/10, ये भी गेन हो रहा है ना, पॉजिटिव आंसर आया, गेन हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो, यहाँ पर लिखते हैं रेशियो, रेशियो क्या हो गया 1/10 इज टू 2/10, यानी कि 1:2, ठीक है। इस रेशियो में गुडविल मिल जाएगा, पहले सारा वर्किंग नोट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करते, वर्किंग नोट नंबर 2 देखे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ
गुडविल। अच्छा, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर बता दिया है। एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 इयर्स का, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 इयर्स 10,000, 10, 13, 12, 15, 10, 13, 12, 15 कितना हो रहा है देखो। 10, 10, 10, 10, 40, 40,000 और यहाँ पर हो गया 5, 5, 10, 40 और 10, 50 होगा शायद, 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 4, 12,500। ठीक है, 12,500। अब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years into number of years परचेज। ठीक है, अच्छा एवरेज प्रॉफिट देखो 12,500 into नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस है 3 into 3, 37,500। ये हो गया टोटल गुडविल। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट का डेथ हुआ है, तो शेयर ऑफ प्लांट कितना होगा 37,500 इंटू हो जाएगा जो इसका शेयर है। शेयर कितना था यहाँ पर दिख रहा है 3/10, यहाँ से लिख लेते हैं 3/10, 11,250। ठीक है, ये कौन देगा, ये पेमेंट कौन करेगा, सीड और फ्लावर उनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देते हैं सीड और फ्लावर इनके गेनिंग रेशियो में देते हैं 1/3 और 2/3। 3750, 3,750 और नेक्स्ट अमाउंट हो रहा है 7,500। ठीक है, ये हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। वर्किंग नोट 2। ठीक है, वर्किंग नोट 2 हो गया, जहां पर हम लोगों ने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, गुडविल कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। गुडविल तो यहाँ पर कर लिया। डिसीज पार्टनर गिव, अच्छा प्रॉफिट, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, देखते हैं कितना होगा। तो हमें प्रीवियस ईयर का लेने बोला है, तो 2019 का प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज बिफोर डेथ, यही एजम्पशन लेने बोला है 15,000। ठीक है, 15,000। तो ये कौन से ईयर का है, ये है 2019 का। ब्रैकेट में लिख देते हैं 2019 का लिया है, क्योंकि डेथ जब हुआ है उसके जस्ट पहले साल का, प्रीवियस ईयर का, ऐसे ही हमें बोला है। अब हमें लेना है, ये है प्रीवियस ईयर का, तो प्रॉफिट पर मंथ कितना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट मान के चलना है। इक्विवेलेंट बोल रहे, सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, प्रॉफिट जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो इवन है, ये मान के चलेंगे। तो इसका मतलब पर मंथ में एक ही जैसा होगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 1250 करके। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर 3 months, 3 months हो रहा है क्या, चेक करते हैं कौन सा था यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर था हम लोगों का, खत्म हुआ था दिसंबर, जैन फेब मार्च अप्रैल, नहीं जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 months। ठीक है, 3 months नहीं, ये वाला 4 months होगा, 4 months।
मतलब 1 Jan 2020 से लेके 1 मई 2020 तक का प्रॉफिट 1250 इंटू 4। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 5000। 5000 ये 4 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये 4 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया। इसमें प्लांट का शेयर ढूंढना है, प्लांट्स शेयर, यही वाला नहीं लिख देना है, ठीक है। ये तो 4 मंथ्स के पीरियड का प्रॉफिट बता रहा है। अब इसमें प्लांट का शेयर कितना होगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/10, ठीक है। 3/10 हो जाएगा, 3/10। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल 1500, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमें रिवैल्यूएशन बताया है कि फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हो गया है, बिल्स, ये हम लोग एंट्री में लिख देंगे, ठीक है। ये अमाउंट पे होगा, बाकी अमाउंट जो है लोन बोल के 9% इंटरेस्ट के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वर्क, क्या बोलते हैं उसे, सोल्यूशन। मेन सोल्यूशन जो है वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा टू सीट, क्या पहले क्या था, सीट था कि प्लांट था, सीट प्लांट फ्लावर। टू फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना था, 5000। 5000 और डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, सबका बेस 10 था, तो 5000 डिवाइडेड बाई 10, 500 इंटू 5, 500 इंटू 3, 500 इंटू 5, 2500, 500 इंटू 3, 1500, और 500 इंटू 2, 1000। being general reserve transferred to capital account of all the partners, ठीक है। ये हो गया पहला। नेक्स्ट हमें गुडविल बोला था, तो हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर रखे हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ गुडविल ही बोला है, तो गुडविल का कैलकुलेशन तो कर रखा है, वो दे देते हैं यहाँ पर। किसको मिलेगा, प्लांट को मिलेगा, ठीक है। टू प्लांट्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा सीड्स एंड सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अमाउंट कितना था, 37507500। और ये दोनों का टोटल था 11,250, ठीक है। ये हो गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पीएल का एंट्री कर लेते, क्योंकि इसके बाद मैंने पीएल भी बना रखा है। तो प्रॉफिट जो मिलता है उसको क्या बोला जाता है, पीएल सस्पेंस, ठीक है। तो प्लांट के कैपिटल में प्रॉफिट क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगा प्लांट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट क्रेडिट आइटम होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उतने से डेबिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एजम्पशन बेसिस पे होता है, इसीलिए इसको सस्पेंस अकाउंट बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। 1500 being profit
अप टू डेट ऑफ डेथ इज गिवन। इसके बाद ये रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करवाना पड़ेगा, तो पहले फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करवा देते हैं। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। और नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है उससे भी एसेट डिक्रीज ही होगा, तो रिवैल्यूएशन में फिर से लॉस होगा। 1000 रुपीज का बिल्स जो है वो वर्थलेस हो चुका है, तो 10% डेप्रिशिएशन कितना होता है? 40,000 का 10% 4000, यहाँ पर लिखना चाहिए 4000, ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल जो है वो बेकार हो गया है 1000, ठीक है। टोटल हो जाएगा 5000, और कुछ नहीं था देखो, और रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं था। इसके बाद पेमेंट कैसे होगा वो बताया है। बीइंग एसेट डिक्रीज्ड, एसेट जो है वो डिक्रीज्ड हो गया, ठीक है। अब ये जो रिवैल्यूएशन हुआ इसमें प्रॉफिट या लॉस हुई, इसका भी जो है वो तीनों पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 5000 है, 5000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। यहाँ भी 5000 का ही डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ से देख के लिख देते हैं। 2500, 1500 एंड 1000, 2500, 1500 और 1000 बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो है यहाँ पर कर देते, क्योंकि ये वाला पेज खत्म हो गया, यहाँ पर हो जाएगा। 6th नंबर, ठीक है। अब क्या करना है? पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करना पड़ेगा प्लांट्स एग्जीक्यूटर को, तो प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो पेमेंट होगा, पेमेंट कितना करना है? 7750 बोल दिया है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, मतलब ऑब्वियसली 7750 तो कवर कर ही रहा होगा, और बाकी जो अमाउंट है जो पे नहीं होगा उसको हम लोग दिखाएंगे लोन। कितने परसेंट? 9%, ठीक है, 9% लोन। अब हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना प्लांट को मिलना चाहिए। चेक करते हैं, देखो कितना मिलेगा। यहाँ से 1500, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 1500। अच्छा, उसके बाद 11,250, 1500, फिर से 1500, फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन के वजह से 1500 लेस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कैपिटल अमाउंट आएगा। कैपिटल का अमाउंट कितना था? 15,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 15,000। तो देखते हैं कितना होगा। एक तो ये 1500 कैंसिल आउट हो जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक एक बच जाएगा। हम लोग टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 1500 प्लस 11,250 प्लस 15,000, ठीक है। तो ये हो गया 27,750, ठीक है, 27,750। 27,750 हो रहा है यहाँ पर।
27,750, तो 7,750 पे करने से 20,000 लोन हो जाएगा। इसके पहले और एक एंट्री होना चाहिए था, इसको ना हम 7 नंबर कर देते, एक और एक एंट्री होना चाहिए था। पहले हम लोग कैपिटल को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे और एक एंट्री होना चाहिए ना, प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल में टोटल कितना बना, 27,750। अब ये अगर पे कर देते तो हो जाता, पहले ड्यू करना पड़ता प्लांट के एग्जीक्यूटर को, क्योंकि टू कैश कैसे करें, जिनका डेथ हो गया उनको तो पेमेंट नहीं मिल सकता है, इसी वजह से टू यहाँ पर करेंगे, टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 27,750। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीज एग्जीक्यूटर, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम लोग पूरा लिखो, ठीक है। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पी के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को देखना है यहाँ पर, यहाँ का नरेशन बस, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया बस, इसका नरेशन हम लोग लिख देते हैं। 9% लोन जो है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, टू पीज एग्जीक्यूटर, मतलब किसको देना है, पीज एग्जीक्यूटर्स 9% लोन, ठीक है। इनसे 9% लोन जो है ये बना है फर्म का, तो बीइंग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट सेटल, इस तरह से सेटल हुआ है, ठीक है। और ये पेमेंट हो जाएगा कभी, ठीक है, जब होगा, हमें तो बोला नहीं कब होगा, कितने दिन बाद होगा, तो ये पेमेंट ये लोग बाद में करेंगे, अभी इतना करेंगे, ये हमें बताया था, ठीक है। तो ये हो गया, ये फुल्ली जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारा वर्किंग भी इसमें करना था। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि पढ़ने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, पेशेंस के साथ पढ़ना है, पहला पॉइंट। अगर पेशेंस के साथ नहीं पढ़ोगे, लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बोल रहा है कि पीटर, पॉल एंड प्रिंस वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement death of a partner, he or his legal representative would be paid. तो यहाँ पर डीड में क्या लिखा हुआ है, उसका लिस्ट डाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट देखो क्या क्या दिया हुआ है, द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जितना है उतना मिल जाएगा। His share of goodwill of the firm valued at, कैसे होगा, 2 years purchase of normal average profit, प्रॉफिट का एवरेज करना है और 2 years परचेस से करना है, इनटू आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल बोला है तो ये कौन सा मेथड है, ये है फ्लक्चुएशन मेथड, सॉरी ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो दो अकाउंट बनता है, इस पे हम लोगों ने लास्ट दिन भी क्वेश्चन किया था, करेंट अकाउंट बनेगा और एक बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट में हम लोग कैपिटल के अलावा सारे एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं, लाइक गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक है। जो भी पार्टनर को गेन होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, लॉस हो, प्रॉफिट का अमाउंट हो, गुडविल का अमाउंट हो, जनरल रिजर्व हो, एनी काइंड ऑफ रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, सब करेंट अकाउंट में जाएगा। सैलरी में कमीशन अगर ऐसा कुछ भी मिल रहा है, सब करेंट अकाउंट में जाएगा। सिर्फ कैपिटल में क्या दिखेगा, ओनली कैपिटल दिखेगा, ठीक है, फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। ये जो है 3 years का प्रॉफिट जो है एवरेज करना है 3 years का, और यहाँ पर बोला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड का बात, 31 दिसंबर, यहाँ पर बोला है फॉर द 3 years टू 31 दिसंबर प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट या डेथ के पहले का प्रॉफिट जो है वो लेना है अप टू 31 दिसंबर तक का, ठीक है। और हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। अभी ये डीटी बता रहा है, अभी तक नहीं बोला है कि किसका डेथ हुआ है। His share of profit from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death which shall be taken on the proportionate basis of profit of the previous year as increased by 25%। बोल रहा है कि प्रॉफिट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिस साल डेथ हुआ है उस साल का जो अकाउंटिंग ईयर है, टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, उस दिन से लेके जिस दिन डेथ हुआ है, मतलब जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ
उसके बाद डेथ हो रहा है अगर, तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग से लेके अप टू डेथ तक जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर एज इंक्रीज बाय 25%। मतलब प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग करेंट ईयर का प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग करेंट ईयर का प्रॉफिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि जिस साल डेथ हो रहा है उस साल तो अभी भी पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ है। और ये भी मानेंगे कि प्रॉफिट जो है वो 25% से इंक्रीज है। मतलब प्रीवियसली अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था तो अभी 125 का प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। जिस साल डेथ हुआ है उस साल का 25% इंक्रीज करके मानना है। Interest on fixed capital at 10% per annum through payable to the partners will not be payable in the year of the death। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या मिलेगा, 10% पर एनम करके इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट का पॉइंट गुडविल में भी बोल रखा था। ये देखो गुडविल में बोला था कि फिक्स्ड कैपिटल होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो हमें लेस करके गुडविल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितना मिलता है, 10%। लेकिन यहाँ पर बोला है payable through though payable to the partner will not be payable in the year of the death of or retirement। तो जिस दिन कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है, जिस साल या फिर रिटायरमेंट हो रहा है, जो रिटायरिंग या डिजीज्ड पार्टनर है उसको उस ईयर में किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल नहीं मिलेगा। ऐसा इन्होंने डेथ मतलब डीड में लिखवाया है, तो फिर ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग तो क्या करते हैं, इसको भी कैलकुलेट करते हैं ना, कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डीड में लिखवाया है कि डेथ जिस साल होगा उस साल किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग अप टू डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर बोला है तो हमें क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाइड जैसे किया है वैसे ही चलना पड़ेगा। ऑल द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स। ये पॉइंट टू बी नोटेड है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बाकी चीज तो समझ में आता है, एसेट रिवैल्यूड होगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है या फिर डेथ होता है और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा वो डेबिटेड, क्योंकि लॉस होगा तो मतलब प्रॉफिट जो है वो पार्टनर लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बोला है कैपिटल अकाउंट में करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, पीएसआर से करना है वो भी पता है। लेकिन अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो वहां पर करेंट अकाउंट में जाना चाहिए। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन है तो रिवैल्यूएशन तो करेंट अकाउंट में जाना चाहिए। बट यहाँ पर भी फॉलो द क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन को कैपिटल में दिखाओ तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन को ही कैपिटल में दिखा सकते हैं, क्योंकि मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो रिवैल्यूएशन तो करेंट अकाउंट में जाना चाहिए, ये हम लोग को पता है। अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट मेंशन नहीं करता तो ऑब्वियसली हम लोग इसको करेंट अकाउंट में ही देते, जो कि लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ मेंशन कर दिया है तो हम लोग क्वेश्चन के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करो कैपिटल में, अगर इसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड है फिर भी तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे मतलब रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका अमाउंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में देंगे, करेंट अकाउंट में नहीं देंगे। लेकिन बाकी सारा चीज करेंट अकाउंट में ही देंगे एक्सेप्ट कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल और रिवैल्यूएशन आएगा, जैसे कि नॉर्मली नहीं होता है। यहाँ बोला है तो फॉलो द क्वेश्चन। पीटर डाइड, अब बता दिया किसका डेथ हुआ है, पीटर। ऑन 30th September 2019 द बुक ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन द कैलेंडर ईयर बेसिस फ्रॉम 1st of Jan 31st December। इनका ईयर एंड होता है 31st दिसंबर को, ठीक है। और डेथ जो है वो 30th September 2019 को हुआ है, ठीक है। बैलेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल बता दिया है 1st Jan 2019 को बैलेंस क्या है कैपिटल का, 5,000। द बैलेंस इन द करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट दो अकाउंट तो होगा ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ऑब्वियसली दो अकाउंट तो होगा ही। करेंट अकाउंट का भी बैलेंस बता दिया है 20, 10 एंड 7। ड्रॉइंग्स ऑफ पीटर टिल 30th September मतलब डेथ तक का ड्रॉइंग्स अमाउंट है 10,000। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है फॉर द कैलेंडर ईयर 16, 17, 18। लेकिन सोचो इसको हमें आफ्टर चार्जिंग करना पड़ेगा जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है वो लेस करना है। वहां ऊपर पॉइंट में ही बताया था, ठीक है। कितना कितना प्रॉफिट है, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, ठीक है।
ये बता दिया है। द प्रॉफिट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एबनॉर्मल आइटम्स। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम्स है, ठीक है, जैसे एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग को क्या लेना पड़ता है, प्योर ट्रेडिंग प्रॉफिट लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि किसी को लॉटरी लग गया, ठीक है, तो लॉटरी से इनकम हो गया बिजनेस में, तो अगर वो बिजनेस इनकम में दिखा रहा है, हम लोग दिखाते हैं, जैसे मान लो इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जब तुम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हो तो बाय इंटरेस्ट लिखते हो, बाय डिविडेंड लिखते हो, तो ये सब जो है अदर देन बिजनेस इनकम है। डिविडेंड कब मिलता है, अगर हम लोगों ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा था, उस पर डिविडेंड मिल सकता है, तो ये वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग इनकम है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया, कोई एसेट बेच दिया, उस पर प्रॉफिट हो गया, वो भी तुम लोग पीएल में दिखाते हो, 2PL, क्योंकि पीएल हम लोग जो बनाते हैं वो ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग दोनों इनकम का बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तब हमें क्या दिखाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग इनकम दिखाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल आइटम्स दिया हुआ है। एबनॉर्मल आइटम्स जो है वो एबनॉर्मल इनकम भी हो सकता है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस भी हो सकता है। अगर गुडविल को कैलकुलेट करना है तो इस तरह के एबनॉर्मल आइटम्स को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, ये है नॉन ट्रेडिंग इनकम, ये बिजनेस इनकम नहीं है, क्योंकि एसेट बेच के कुछ अर्निंग होना, ये तब तक हम लोग बिजनेस इनकम नहीं मानते जब तक हमें ये नहीं बताया जाता है कि इनका बिजनेस एसेट बेचने का है, ठीक है। तब तक एसेट बेचने को कैपिटल गेन मानेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये भी, ये जो इनकम हुआ, जैसे मैंने एक लॉटरी का एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आया, तो ये तो कोई बिजनेस इनकम नहीं है, इंश्योरेंस किया था उसका पैसा आया। तो ये दोनों का इंपैक्ट क्या आ रहा है, ये दोनों के वजह से देखो, अगर हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दिखा रहे हैं, ठीक है, इससे हम लोग का प्रॉफिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रखा है। और इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट क्या है, तो इससे प्रॉफिट हम लोग का इंक्रीज हो रखा है। हम लोग को क्या करना है, प्रॉफिट को सही ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखाना है इन केस ऑफ गुडविल, तो हम लोग को ये सारी चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो लेस करना पड़ेगा, क्यों ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही इनकम है। हम लोगों ने क्लेम का रिसीव दिखाया है, तो पीएल के बाई साइड में हम लोग दिखाए होंगे, इस वजह से हम लोगों का इनकम ज्यादा दिख रहा है, हम लोग को इनकम कम करके दिखाना है इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। द फर्म हैज टेकन आउट JLP 1 लाख, फर्म ने 1 लाख का JLP लिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बिसाइड्स द पार्टनर्स हैड सेवरली इंश्योर्ड देयर लाइव्स फॉर 50,000 ईच, मतलब सेपरेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी लिया है। एक तो 1 लाख जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया है और सेपरेटली लाइफ पॉलिसी ले रखा है 50,000 ईच, मतलब 50-50-50, 3 पार्टनर्स है। द प्रीमियम इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ बीइंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीमियम जो है वो पीएल में चार्ज होता है, मतलब एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया है इन्होंने JLP को। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसीज आर 30% ऑफ द फेस वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्यों दिया है, क्योंकि डेथ होने पे जो डिजीज पार्टनर है उसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या क्या मिलता है, पॉलिसी अमाउंट प्लस सरेंडर वैल्यू जो है पार्टनर लोगों का, उसमें भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो सरेंडर वैल्यू का कितना मिल रहा है वो तो हमें पता होना चाहिए, तो 50,000 का 30% करके, ठीक है, तो ये भी मिलेगा। ऑन 30th June 2019 the firm received notice from the insurance company, इंश्योरेंस कंपनी से 30th June 2019 को एक नोटिस आया फर्म को, ठीक है, that the insurance premium in respect of fire policy had been undercharged to the extent of 6,000 in the year 2018। बोल रहा है कि 2018 में कम चार्ज किया गया था फायर पॉलिसी का जो प्रीमियम था, एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली, और फर्म को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये इनका बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है, 6,000 प्रीमियम का एक्सपेंस जो कि बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है। ये जो पॉलिसी लिया था उसके वजह से 6,000 का खर्चा हुआ है, मतलब प्रीमियम का 6,000 का खर्चा कम पे किया गया था, अंडर चार्ज था, अभी पे करने बोला है। 18 का अंडर चार्ज है, वो हमें पे करने बोला है, इसका नोटिस आया है 30th जून। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन वैल्यू ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, रिवैल्यूएशन करना है एसेट का 20,000, ठीक है। ये नॉर्मली करंट अकाउंट में जाना चाहिए, बट ये अभी जाएगा कैपिटल में, क्योंकि क्वेश्चन हमें इस तरह से ही ट्रीट करने बोला है। अब उसके बाद क्या बोला है, देखो, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ऑन 30th September 2019 अलोंग विद नेसेसरी वर्किंग्स, मतलब सिर्फ एग्जीक्यूटर का अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, तो बाकी सभी हम लोग का वर्किंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है।
हम पहले वर्किंग नोट ही बनाते हैं, क्योंकि सारा का सारा वर्किंग नोट बनेगा, इतना सा जगह तुम लोग छोड़ दो, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बन जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पहले हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करें। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो कैपिटल मिलेगा, उसका तो और कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कैपिटल जितना है उतना मिल जाएगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, 2 years परचेस ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, ये देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस है 2, ठीक है, और गुडविल लेने बोला है लास्ट 3 years का, ठीक है। लेकिन गुडविल का जो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो कंसीडर किया जाता है जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, वो ऑलवेज क्या होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है। तो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, कितने ईयर का दे रखा है, 3 years का हमें करना है, लास्ट 3 years का। तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट ले लेते हैं 16, 17, 18, 2016, 2017 एंड 2018, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 lakh, 1 lakh 20, 1 lakh 50, 1 lakh, 1 lakh 20, 1 lakh 50, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, ये बिफोर इंटरेस्ट है, तो हम लोग सबसे पहले लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, फिक्स्ड कैपिटल पे मिलता है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ था यहाँ पर 10, 5 एंड 5, तो टोटल कैपिटल हो रहा है 20,000, 20,000 पे 10%, ठीक है। 20,000 पे 10% कितना हो जाएगा, 2,000। तो ये हो गया 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है। तो ये 18 तक का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला था ना कि डिजीज पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये सब बताया था, वो तो 2019 के लिए होगा एप्लीकेबल, क्योंकि तब डेथ हुआ था। अभी तो हम लोग प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, उसको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे, एबनॉर्मल आइटम्स जो है वो लेस होगा, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये लेस कर देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये लेस इसीलिए कर रहे हैं, ये हम लोगों का एबनॉर्मल इनकम है, ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं है। तीनों ईयर में हुआ था 5,000, 7,000, 10,000, तो 5,000, 7,000, 10,000 माइनस कर देते, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, लेस करेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है उस वजह से अर्निंग ज्यादा दिख रहा है, जबकि हम लोगों का नॉन ट्रेडिंग इनकम है 3,000 और 12,000, यहाँ पर कुछ नहीं है, 12,000। और यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर प्रॉफिट का एक रेक्टिफिकेशन होगा, 2018 का 6,000 प्रॉफिट कम पेड था, प्रॉफिट बोल रहे 6,000 इंश्योरेंस अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट जो है वो फायर पॉलिसी का जो प्रीमियम ले रखा था इन्होंने, फायर पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं, या फिर जो मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी नहीं, ये है फायर पॉलिसी, मतलब बिजनेस का एक्सपेंस, ठीक है। फायर पॉलिसी लिया जाता है, जैसे मान लो स्टॉक के ऊपर ले लिया कि स्टॉक बाई चांस अगर फायर ऑकर हो जाता है तो स्टॉक से क्या हमें, जो भी स्टॉक है जल जाएगा तो पूरा लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कर रखने से क्या होता है, उस पर क्लेम मिल जाता है, ठीक है। तो फायर पॉलिसी 2 तरह का होता है, लॉस ऑफ स्टॉक पे भी होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पे भी होता है, इस पे इंटर में होता है क्लासेस, ठीक है। तो इसमें इंटर लेवल पे रहेगा, तो ये तुम लोग वहां पर मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। और जिन लोगों का इंटर में दोनों चीज है वो लोग तो कर ही रहे हो, तो फायर पॉलिसी जो है इस पे लिया गया है, तो ये लेकिन पर्सनल इनकम, पर्सनल एक्सपेंस नहीं है। मतलब पहला बात है कि इन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया है, वो भी बिजनेस से ही जा रहा है, लेकिन ये है बिजनेस का एक्सपेंस, फायर पॉलिसी लिया गया है बिजनेस रेस्पेक्ट में, ठीक है।
तो फायर पॉलिसी का जो खर्चा था वो 6000 अंडर चार्ज था 18 में, अभी उसे पे करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग 18 का जो प्रॉफिट हम लोग दिखा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने 6000 अंडर चार्ज किया था हमारा एक्सपेंस। तो 1,50,000 से हमें 6000 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना हमारा प्रॉफिट नहीं। तो ये एबनॉर्मल आइटम को एडजस्ट किया है, ठीक है। मतलब ये पीएल में आता है, देखो दोनों चीज का डिफरेंस। अगर पीएल बनाओगे तो ये बाई साइड में लिखते ही है हम लोग, बाई ये पीएल एप्रो में जाता है, ये पार्टनरशिप में पीएल एप्रो में जाता है, ठीक है। और ये अमाउंट जो है ये चला जाता है पीएल में जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है। ये चीज हम लोग क्यों लेस एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पहला बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया हुआ नहीं है, तभी लेस कर दिया। और बाकी ये दो चीजों एबनॉर्मल आइटम है, गुडविल के लिए हमें इसको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 6000 है ये रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। ये सब रेक्टिफिकेशन नहीं था, ये गुडविल कैलकुलेशन के लिए किया गया था। और ये जो है माइनस किया हुआ नहीं था, तभी हम लोगों ने किया, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो माइनस कर बिना माइनस किए दिया हुआ था, कैपिटल वाला, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो है ये रेक्टिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि एक खर्चा था बिजनेस का जो हम लोगों ने दिखाया ही नहीं, जैसे सैलरी हो सकता था, रेंट हो सकता था, उसी तरह से है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज है, तो ये रेक्टिफिकेशन है। कितना? 6000, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहां से हम लोग को मिल जाएगा एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, जो कि गुडविल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 लाख माइनस 5,277 और 3 10,000, 1 लाख से 10,000 चला गया 90,000, ठीक है। ये हो गया वैल्यू 90,000। अच्छा 1,20,2,000 7 to 9,000, 1,20,000 माइनस 9,000, तो ये हो गया 1,11,000, 1,11,000, ठीक है। और यहाँ पर है 1,50,000 माइनस 12 एंड 12 24 24 और 6 30, 1,50,000 से 30 मतलब 1,20,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। हम लोगों को प्रॉफिट कितना बताया था बिफोर इंटरेस्ट, मतलब देखो ये तो पीएल तक का है ना। एक चीज सोचो, पीएल के बाद पीएल एप्रो बनता है, ये तो पीएल एप्रो का आइटम है, ठीक है। और ये सब पीएल का आइटम है। ये दो आइटम क्यों लेस किया? क्योंकि ये एबनॉर्मल आइटम था, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन ट्रेडिंग, तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आता है, नॉन ट्रेडिंग आइटम था। तो गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं एनी काइंड ऑफ नॉन ट्रेडिंग इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो एडजस्ट किया जाता है। तो अगर प्रॉफिट पूछे 2016 का प्रॉफिट 1 लाख 1,20,000 एंड 1,50,000 नहीं बोलना चाहिए हमें। हम लोग क्या बोलेंगे? जो प्रॉफिट है वो अगर हमें पूछा जाए, यानी पीएल से प्रॉफिट कितना दिख रहा था 16 में 1 लाख, करेक्ट आंसर। 17 में कितना दिख रहा था 1,20,000, लेकिन 18 में 1,50,000 नहीं, 18 में आंसर होना चाहिए 1,50,000 से 6,000 एडजस्ट होना चाहिए था, जो हम लोगों ने नहीं किया, यानी कि 1,44,000 ये होना चाहिए था सही आंसर। रेक्टिफाइड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर रेक्टिफाई किया। तो अगर प्रॉफिट पूछे बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तीन अमाउंट में से ये नहीं बोल सकते, ये सही चीज है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब इस पे चार्ज होगा ऑब्वियसली, पीएल एप्रो में जब जाएगा तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। और बाकी ये दोनों चीजें जो है ये इसमें इंक्लूडेड था, इसको एक्सक्लूड किया क्योंकि ये एबनॉर्मल आइटम था और ये रेक्टिफिकेशन था। तो अगर कोई पूछे कि 16 का प्रॉफिट 1 लाख, करेक्ट। 17 का प्रॉफिट 1,20,000, 18 का प्रॉफिट 1,44,000, 1,50,000 नहीं, क्योंकि 6,000 जो है वो बिजनेस का खर्चा था जो पीएल में चार्ज होना चाहिए था, जो हम लोगों ने 18 में नहीं किया था, यानी 1,44,000। अब हम लोगों ने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने बोला था गुडविल कैलकुलेशन में, जो कि किया हुआ नहीं था। ये जो प्रॉफिट था ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना चाहिए। और यहां से कोई एबनॉर्मल इनकम अगर एडेड है तो एबनॉर्मल इनकम को लेस कर देंगे। तो एबनॉर्मल इनकम था इसीलिए लेस हुआ। मान लो एबनॉर्मल एक्सपेंस होता है, जैसे कि फायर ऑकर होके कुछ स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, वो तो बार बार नहीं होता है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है। उस वजह से अगर हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट कम है तो वो गलत बात है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों ही एबनॉर्मल आइटम इनकम था। अगर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, जैसे मान लो चोरी हो गया, तो हम बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट नॉर्मली मान लो 1 लाख होता है, हम बोल रहे हैं मेरा प्रॉफिट 10,000 है, वो चोरी हो गया 90,000, तो वो जो स्टोलन हो रहा है वो हम लोगों का एबनॉर्मल आइटम है। तो उससे हम लोग जो है डेली बेसिस
का प्रॉफिट का मतलब जो एक जो ट्रेंड है उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कोई पढ़ाई लिखाई में ठीक ही है, अच्छा ही है उसका स्टडी, बाई चांस उसका जो है तबियत खराब हुआ, ठीक है, बाई चांस उसको इतना ही मतलब फीवर वीवर आ गया कि उसका एग्जाम बहुत खराब हो गया, तो इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करता है, वो ड्यू टू सम रीजन उसका रिजल्ट खराब हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे ना। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर मान लो अदर इनकम है, नॉन ट्रेडिंग इनकम है, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस है, तो उस तरह से एडजस्ट होगा। तो ये प्रॉफिट 1,50,000 नहीं है, 1,44,000, ये सही होता है, ठीक है, मतलब ये समझाने के लिए मैंने बोला। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट आ गया, अब हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 90,000, 1,11,000, 1,20,000 divided by 3, 90, 111, 1,11,000, 1,20,000, 3,21,000 divided by 3, 1,07,000 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 1,07,000। अब इसको यूज करके यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, 1,07,000 इंटू 2,14,000, 2,14,000 ये गुडविल कैलकुलेट हुआ। लेकिन इसमें हम लोगों को ये देखना है कि शेयर जो है वो कितना होगा, ठीक है, शेयर जो है वो भी चेक करना पड़ेगा गुडविल में। किसका डेथ हुआ है, पीटर ना, क्या नाम था, हाँ पीटर, पीटर का जो रेशियो है 2/4, 2/4, तो पीटर्स शेयर 2/4 इंटू 2,40,000, 1,07,000, ये कौन देगा, ये पेड बाय हो जाएगा बाकी दो पार्टनर। बाकी दो पार्टनर कौन है, पॉल एंड प्रिंस, पॉल और प्रिंस ये पे करेंगे। कौन से रेशियो में पे करेंगे, इनका ओल्ड रेशियो तो है 2:1 और न्यू रेशियो कुछ नहीं बताया है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1:1, ठीक है, 1:1, मतलब 1/2, 1/2। अभी कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि हमें तो एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, वहां पर हमें दिखाना पड़ेगा कितना इसको मिलने वाला है, पीटर और पॉल को कितना कितना देना है, सॉरी पॉल और प्रिंस को कितना पे करना है इंडिविजुअली, वो तो हमें दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, अगर टाइम होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, तो जो भी रिक्वायर्ड चीज है वो पहले कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, ये देखो अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक एक पॉइंट करोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि रिटायर्ड पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो ये कितना मिलता है, कैसे कैलकुलेट करने बोला है, देखो बोल रहा है कि his share of profit from the beginning of the accounting year to the date of retirement or death which shall be taken, ये तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, अकाउंटिंग ईयर जब से शुरू हो रहा है तब से लेके अप टू डेट ऑफ डेथ तक, which shall be taken on proportionate basis of profit of the previous year increased by 25%, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को 25% इंक्रीज करना है, ठीक है, मतलब क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट जो है उसको पहले हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हो रहा है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा, पीटर का डेथ हुआ है 19 को, तो लास्ट ईयर 18 होगा, 18 में प्रॉफिट था 1,50,000, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 1,50,000, लेकिन इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट जो है वो लेस किया हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं। पहले रेक्टिफिकेशन, मैंने बोला ना 1,50,000 रॉन्ग आंसर है क्योंकि 6,000 लेस होगा तब तो पीएल का सही आंसर मिलेगा, नेट प्रॉफिट जो है वो पहले सही कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब अगर ये
प्रॉब्लम नहीं ऑकर्ड होता तो हम लोग को क्वेश्चन में कितना, अगर ये पॉइंट क्वेश्चन में नहीं होता तो हम लोग को डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ रहता 1,44,000। ठीक है, ये लिख देते हैं पहले करेक्टेड प्रॉफिट। करेक्टेड प्रॉफिट जो कि पीएल से हमें मिलता है, करेक्टेड प्रॉफिट ये भी है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अगर ये अमाउंट जो है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उससे डिडक्ट करने के बाद भी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही होगा। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। अब हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है डिजीज पार्टनर का, तो हम लोग यहाँ से क्या माइनस करेंगे, हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। क्यों माइनस कर रहे हैं, वैसे माइनस करने का जरूरत नहीं होता है, क्वेश्चन में बोला है कि माइनस, देखो माइनस हम लोग जो करेंगे यहाँ पर हम लोग तीनों जन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कहां पर मिलता है, पीओल एप्रोप्रिएशन में। तो इससे जो भी ये क्या आया है, ये आया है नेट प्रॉफिट। ठीक है, रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद मतलब नेट प्रॉफिट कहां से मिलता है, पीएल अकाउंट से। पीएल के बाद पार्टनरशिप में क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट है उससे जो भी हमें पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद जो बच जाता है वो पार्टनर लोगों में एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि जो डिजीज पार्टनर है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट कितना है पहले वो पता करना पड़ेगा, उसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ है वो लेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो कंटिन्यूइंग पार्टनर का। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के लिए क्वेश्चन में हमें बोल दिया था कि जिस ईयर को डेथ होगा, ये देखो दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी एबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल 10% पर एनम, दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी एबल पेबल इन द पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। जिस साल डेथ या रिटायरमेंट होगा उस पार्टनर को, जिसका डेथ हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी जब हम लोग इसको एप्रोप्रिएशन करेंगे, ये नेट प्रॉफिट है, इसको जब हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे, एक ही एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तो पार्टनर लोगों को कुछ पे करने के लिए नहीं बोला है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेस होगा, सिर्फ वही पार्टनर लोगों का लेस होगा जो कंटिन्यूइंग है, यानी 5,000 एंड 5,000, 10,000 पे 10%। ठीक है, इस वजह से होगा 10,000 पे 10%, 1,000 हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे रेदर देन 2,000 जो कि यहाँ पर किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, तो अगर गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ऐसा पॉइंट हमें नहीं बोला है, यहाँ पर हमें बोला है प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट, पार्टनर का प्रॉफिट कहाँ मिलता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में। पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, नेट प्रॉफिट से। पहले तो नेट प्रॉफिट ही रॉन्ग था, उसको सही किया, दैट इज रेक्टिफिकेशन किया। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिखा दिया, तो इसके बाद कितना प्रॉफिट बचेगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी एक पॉइंट, क्या पॉइंट, कि जो डिजीज पार्टनर है उसके कैपिटल में इंटरेस्ट उस ईयर को नहीं मिलेगा जिस ईयर उसका डेथ होगा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट तुम लोग अगर सोच रहे हो ये प्रॉफिट तो उस ईयर का है नहीं, ये तो 2018 का है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग को क्या करना है, 2018 के प्रॉफिट को ही तो एजम्पशन लेना है कि वो 2019 का प्रॉफिट है, और उसी हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वो भी तो हमें क्वेश्चन में बताया है कि हम लोग डेथ पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को लेना है, उसको 25% से इंक्रीज भी करना है। तो पहले प्रॉफिट तो सही कैलकुलेट कर लेते, फिर 25% इंक्रीज कर देंगे, यानी 1,44,000 माइनस 1,000। ठीक है, 1,43,000 ये हो गया हम लोगों का प्रॉफिट का अमाउंट। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि बोला है कि प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हमें 25% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 25% इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये हो गया 35,750। तो ये अमाउंट आ गया 1,78,750। इसका मतलब है ये अमाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिख रहा होगा। अगर हमें अकाउंट प्रिपेयर करने बोलता तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये दिखता, पीएल में क्या दिखता, ये अमाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसे बनता। ठीक है, यहाँ पर 1,44,000 दिखता, यहाँ पर 1,000 दिखता, तो जो वैल्यू आया उसको 25% इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। अब ये प्रॉफिट हो गया है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का हो गया है। हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट फॉर कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, डेथ कब हुआ है 30 सितंबर, ईयर कब स्टार्ट होता है, कैलेंडर ईयर है। ठीक है,
ये देखो कैलेंडर ईयर है, यहाँ पर दे दिया है। तो 9 मंथ्स होता है, देखो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि 30th है, 9 मंथ्स का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये तो है 12 मंथ्स का प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स, मतलब 1 से लेके 30th सितंबर तक, ठीक है। ये 90, यहाँ पर भी 19, तो 1,78,750 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 मंथ्स का है क्योंकि ये तो पूरे 1 ईयर का है, इनटू 9, तो देखते हैं कितना आता है। 1,78,000 1,78,750 1,78,750 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट में आ रहा है 134062। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इस पे जो रेशियो है वो लगा देंगे, देखते हैं क्या उसमें अप्रोक्सीमेशन हट जाता है, मतलब ये कुछ एक अमाउंट आएगा और इस पे उसका हिस्सा कितना होगा, पीएल सस्पेंस अमाउंट जो है वो कितना होगा। ये जो प्रॉफिट का अमाउंट होता, जो मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, देखते हैं क्या रेशियो अप्लाई करने के बाद भी अप्रोक्सीमेशन रहेगा या फिर डिजिट के वजह से अप्रोक्सीमेशन हट जाता है। इंटू 9/12, ये 9 मंथ्स का प्रॉफिट है, इसमें पीटर को उनका हिस्सा मिलेगा, तो उनका शेयर है 2/4, 2/4। तो हम चेक करते हैं क्या इसमें अप्रोक्सीमेशन हट जाता है कि नहीं। इंटू 2/4, नहीं अप्रोक्सीमेशन तो हट नहीं रहा है, ठीक है, हम ओवरऑल लिख देते हैं 67031। ऐसा इसीलिए किया, नहीं तो दो बार क्या है ना अप्रोक्स करेंगे, जैसे यहाँ पर एक अप्रोक्स अमाउंट लिखेंगे फिर यहाँ पर एक अप्रोक्स अमाउंट लिखेंगे, दो बार अप्रोक्स, दो एरर हो जाएगा। इससे बेटर है कि एक ही बार में मैंने कर दिया। 6,731 ये हो गया प्रॉफिट का अमाउंट। अच्छा, अब क्या पे होगा चेक करते हैं। गुडविल कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया। अब यहाँ पर बोला है एक हाँ जेएलपी, जेएलपी भी देखना है इनको, जेएलपी का क्या मिलने वाला है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या मिलेगा, एक तो जेएलपी का अमाउंट जो डेथ पे मिल रहा है, ठीक है, डेथ होने पे जो मिल रहा है जेएलपी का अमाउंट, वो देखो डेथ होने पे मिल रहा है 1 लाख। ये पूरा नहीं मिलता है लेकिन इसमें भी प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग टोटल करके लिख लेते हैं 1 लाख, 1 लाख प्लस सरेंडर वैल्यू हो जाएगा पीटर सेपरेट, जो लाइफ पॉलिसी लिया गया था सेपरेट, क्योंकि इनका दो तरह का पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ और सेपरेट, पीटर्स सेपरेट लाइफ पॉलिसी 50,000। देखो दो तरह का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, एक तो जेएलपी सरेंडर हो जाएगा, जेएलपी का 1 लाख मिलेगा, और 50,000 करके जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी सबने बना रखा था तो उसमें भी 50,000 पीटर वाला आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ऐड करना पड़ता है जब सेपरेट लाइफ पॉलिसी होता है, सरेंडर वैल्यू ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, है ना, सरेंडर वैल्यू ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है पॉल और प्रिंस। तो देखो इनका कितना होगा, पॉल और प्रिंस कितना मिलेगा वो भी क्वेश्चन में बता दिया, 30% ऑफ द फेस वैल्यू, सरेंडर वैल्यू होगा 30% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी 50,000 का 30%, तो 50,000 का 30%, 50,000 का 30%, यानी 15,000 करके, 15,000 करके, ठीक है, 15,000 करके ये हो जाएगा। अब ये पूरा टोटल होगा, इसमें जो है पीटर का जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो हमें लेना पड़ेगा, तो 1 लाख प्लस 50,000 और ये 30, 1,80,000, ये हो गया 1,80,000 टोटल, ठीक है। अब इसमें शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो शेयर ऑफ पीटर कितना हो जाएगा, 1,80,000 इंटू 2/4,
मतलब 90,000, ठीक है। तो सारा कैलकुलेशन हो गया है। अब हम लोग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, देखो पहला हम लोग बना लेते हैं पीटर्स करेंट अकाउंट। हम लोग को सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ बोला है कि पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, तो इसका मतलब ये भी हम लोग वर्किंग नोट ही बना रहे हैं, ऐसे मान के चल सकते हो। लेकिन पीटर्स करेंट अकाउंट वर्किंग में मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एग्जीक्यूटर प्रिपेयर करने को बोला है। तो पीटर्स करेंट अकाउंट को भी हम मान लेते हैं कि वर्किंग नोट है, करेंट अकाउंट, ठीक है। करेंट अकाउंट का बैलेंस देखते हैं, क्योंकि सिर्फ पीटर का ही बनाएंगे ना, तो पीटर एग्जीक्यूटर्स के लिए सबका प्रिपेयर करके फायदा क्या है, जरूरत नहीं है हमें। तो देखते हैं इनके करेंट अकाउंट में बैलेंस क्या था। यहाँ पर देखते हैं करेंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ दिया हुआ था कैपिटल के साथ। करेंट अकाउंट है ये पीटर का 20,000, तो बाई बैलेंस बीडी 20,000, बाई बैलेंस बीडी 20,000। करेंट अकाउंट में क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन के अलावा बाकी सारा चीज जो है करेंट अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे करेंट अकाउंट में चला जाएगा गुडविल का अमाउंट 1,07,000, तो ये लिख देते हैं। बाई गुडविल का एंट्री क्या हो जाएगा, दो पार्टनर कंबाइनली पे करेंगे 1,07,000, इंडिविजुअली कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। बाई पॉल एंड प्रिंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये अमाउंट पे करेंगे। ये किस चीज का है, गुडविल का है। नेक्स्ट प्रॉफिट मिलेगा बाई पीएल सस्पेंस। प्रॉफिट का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, पीएल सस्पेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है 90,000। अच्छा पीएल का कहां पर कैलकुलेट किया मैंने, यहां पर किया है 1,07,000 एवरेज प्रॉफिट था, 67,031, 67,031। अच्छा बाई लाइफ पॉलिसी, तो लाइफ पॉलिसी से मिला 90,000 आया था शायद, हाँ 90,000, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर क्या था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक ड्राइंग्स भी कहीं बताया था, ठीक है, ये देखो ये रहा 10,000 ड्राइंग्स ऑफ पीटर टिल 30th सितंबर। तो ये 2 ड्राइंग्स बोल के लिखना पड़ेगा, डेथ तक 30th सितंबर तक, तो 2 ड्राइंग्स 10,000, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर और एक अमाउंट आएगा, देखो एक तो हम लोग को यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन बोला है, ये देखो यहाँ पर बोला है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इंडिकेट्स एन अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू, मतलब एसेट अपवर्ड इंक्रीज होगा 20,000, और इस चीज को हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दिखाना है, अदरवाइज हम लोग यही पर दिखाते हैं। एक बार दिखा देते हैं, ये देखो ऑल द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड। अगर कोई एसेट रिवैल्यूड होता है, ओनली ओनली एसेट, अगर एसेट रिवैल्यूड होता है तो कैपिटल अकाउंट में दिखाओ। लेकिन लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि लाइबिलिटी को कहां दिखाना है, कैपिटल में या फिर करंट में, कैपिटल में या करंट में। तो इसका मतलब अगर लाइबिलिटी में कुछ होगा तो हम लोग करंट में ही दिखाएंगे, कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एसेट के लिए स्पेसिफाई किया है। देखो ऑल द एसेट है ना, एसेट के लिए स्पेसिफाई किया है कि कैपिटल में दिखाओ, करंट में मत दिखाओ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को अगर कोई लाइबिलिटी रीअसेस्ड हो रहा है तो हम लोग को उसको दिखाना है अपने करेंट अकाउंट में। तो क्या कोई लाइबिलिटी रीअसेस्ड हुआ है, हाँ हुआ है। कौन सा, देखो ये जो 6,000 का पेमेंट जो कि 2018 का था, तो वो हम लोगों ने पे नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी ने नोटिस कब भेजा, 30 जून 2019 को, मतलब 18 का खर्चा 19 में उसका नोटिस आया। तो एक चीज समझो, अगर कोई खर्चा हम लोग बाकी रख देते हैं, टाइम पे नहीं करते हैं, वही हो जाता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। यानी अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते सेपरेटली तो 6,000 का लाइबिलिटी जो है वो जनरेट होता, 6,000 का लाइबिलिटी जनरेट होता, मतलब रिवैल्यूएशन लॉस। तो इसका मतलब 6,000 क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। हम एक काम करते हैं, यहां पर दिखा देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, वर्किंग नोट 4 लिख के ये पॉइंट दिखा देते हैं। वर्किंग नोट 4, रिवैल्यूएशन, ये याद नहीं रहेगा नहीं तो, रिवैल्यूएशन लॉस ड्यू टू आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग इनको पता नहीं था, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने बताया, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, बस हम समझने के लिए लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग
इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये चला जाएगा और इसका लॉस कहां पर जाएगा, करेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एसेट को कैपिटल में दिखाने बोला है। तो रिवैल्यूएशन कितना होगा, लॉस 6000 ही लॉस होगा। तो उसमें पीटर का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन लॉस किस चीज का है, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितना होगा, जो अमाउंट है 6000 उस पे उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट जैसे होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3000, ठीक है 3000 बस, और करेंट अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। अब करेंट अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं और ये ट्रांसफर होता है कैपिटल में टू पीटर्स कैपिटल। तो चेक करते कितना होगा, 20,000, 1,07,000, 67,000, 31, 90,000। तो ये हो गया 2,84,031 माइनस 13,000, 2,71,031, 2,84,031, ठीक है। ये हो गया पीटर का कैपिटल अकाउंट, सॉरी करेंट अकाउंट। अब बनेगा पीटर का कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 6 हो जाएगा, इसको 5 कर लेते। पीटर्स कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल था, ठीक है। ये देखो ओपनिंग कैपिटल कितना था, यहाँ पर दे रखा है कैपिटल अकाउंट, ये देखो 10,000 बाई, ये वाला ट्रांसफर करेंगे बाई पीटर्स करेंट अकाउंट। नहीं तो ये नहीं पता चलेगा ना कितना पे करना है, एग्जीक्यूटर को कितना देना है, 2,71,031। और यहाँ पर एसेट का रिवैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। तो एसेट एक रिवैल्यूड हुआ है, यहाँ पर बताया था, ये देखो एसेट एक रिवैल्यूड हुआ है, 20,000 इंक्रीज हुआ है, तो 20,000 का प्रॉफिट में पीटर का हिस्सा पे कर देंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एसेट इंक्रीज। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 20,000 है, 20,000 का 2/4 मतलब 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो गया। अब चेक करते हैं कितना पे करना पड़ेगा। तो 10,000 कैपिटल का करेंट अकाउंट से आया 2,71,031 प्लस 10,000 आ गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट 2,91,031। तो ये लिख देते हैं टू पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 2,91,031 हो गया। अब पीटर्स का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बन जाएगा। मेन सोल्यूशन पीटर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बाई पीटर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर कितना आ रहा है, 2,91,031, 2,91,031 टू बैलेंस पीटी। पे करने के लिए बोला तो नहीं था, देखिए ड्यू टू पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू। अच्छा पूछा है कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है वो बताओ। तो ड्यू मतलब बैलेंस इतना बच रहा है, इतना पे करना पड़ेगा। बोला नहीं कि पे करो कि लोन बनाओ कि आधा पे हुआ आधा रह गया, ऐसा कुछ नहीं। बोल रहे कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो इतना अमाउंट जो है वो ड्यू हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी लेंदी था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें घबराने का नहीं है। तुम लोग को पूरा चीज को टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला बात है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करोगे तभी आंसर कर पाओगे। अदरवाइज अगर रीड करके जस्ट देखोगे कि इतना लेंदी क्वेश्चन है, देखो कितना लेंदी है क्वेश्चन पूरा। कम से कम ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 2 पेज का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर तो फिर भी छोटा छोटा दिख रहा है, 2 पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में
एज इट इज जैसे होता है वैसे ही है, स्पेशल कुछ एक दो जगह पे है, जैसे हम लोग को ये गुडविल ये तो हम लोग को पता ही था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करें ये सब चीज हमें ध्यान देके करना है कि हमें कौन सा अमाउंट कब ऐड कब लेस करना है, ठीक है। और उसके बाद मेन सोल्यूशन ये हो जा रहा है कि पीटर्स एग्जीक्यूटर्स जो है उनको कितना बैलेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है, बस ये कंप्लीट हो गया, तो पार्टनरशिप हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज यहाँ तक ही कर